हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की एक सीरीज हम लोग चला रहे थे और उस सीरीज में आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 4। ओके डियर। और इस फोर्थ वाले लेक्चर में हमने बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस ले रखे हैं और उन सारे क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे आज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ओके डियर, कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इस पर बहुत ही बेहतरीन लेवल के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। ओके डियर, तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को। ओके डियर, चलिए। तो डियर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको डियर इतना तो पता होता है कि हम लोग RCM निकाल चुके हैं अब तक। कि RCM क्या होता था डियर, अगर आपको याद हो तो RCM होता था आपका M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। और इस तरीके से हम लोग चले जाते थे कहाँ तक? इस तरीके से हम लोग MN और RN तक चले जाते थे। और इसके डिवाइड में हम लोग क्या लगाते थे डियर? इसके डिवाइड में हम लोग क्या लगाते थे? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ऐसे करके हम लोग MN तक चले जाते थे। ये हमारा होता था RCM। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें डियर, तो आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो हम लोग क्या कर ले, हम लोग VCM के लिए बस केवल और केवल क्या करें? DRCM अपान DT कर दें। यानी कि VCM का हम लोग केवल डिफरेंशिएशन अगर कर दें डियर, तो हमको एक फार्मूला मिल जाएगा और वो क्या होगा? वो होगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस करके MNVN। और अपान में ये क्या हो जाएगा डियर? अपान में हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये कहाँ तक? MN तक। बोलिए हाँ या ना। यानी कि इस तरीके से हमको क्या मिल गया? इस तरीके से हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये सिलसिला यहीं पे रुक भी सकता है, अगर आप चाहें तो ये सिलसिला और आगे भी बढ़ सकता है। कि एक बार आप ये जो VCM है डियर, आप इसको भी D/dt कर लें। अगर आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डियर, तो आपको क्या मिल जाएगा? M1A1 प्लस M2A2 और ऐसे करके आप कहाँ तक चले जाएंगे? M3A3। ये ऐसे करते करते आप चले जाएंगे MNAN और अपान में जानते ही हैं क्या हो जाता है? M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये चला जाता है आपका कहाँ तक? प्लस MN तक। और ये हो जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको आप लोग ACM से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अब आपको RCM के साथ साथ माय डियर आपको VCM भी पता चल गया है और आपको ACM भी पता चल गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फार्मूला था जिसको हम लोगों ने देखा और अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो हमारे नीट और JEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके डियर, तो चलिए हम लोग लेना शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि आप इसका आंसर दे सकें। ओके डियर, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर। ये अपना पहला क्वेश्चन कहता है कि two blocks of mass 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of mass is.
तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप फिगर के फॉर्म में कर ले डियर। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म था और इस पर आपका मान लीजिए इधर 10 kg का ब्लॉक है और इधर मान लीजिए डियर आपका 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? ये दोनों आपके कनेक्टेड हैं डियर स्प्रिंग से, ये दोनों आपकी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अभी क्या हुआ कि इसमें एक स्टैंड फोर्स लगा और वो फोर्स जो लगा डियर वो था 14 मीटर पर सेकेंड का। 14 मीटर पर सेकेंड से इस पर क्या हुआ, एक इम्पल्स लगा। अब ये बताइए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा डियर, वो सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लगा सकते हैं और वो क्या है, वो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। यानी कि अच्छा, जब इसमें 14 सेंटीमीटर का इम्पल्स लगा डियर, तो उस समय क्या इसमें भी कुछ हुआ? इसमें तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी उस समय 0 थी और इसकी वेलोसिटी हो गई थी कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब हम लोग VCM निकालना चाहेंगे डियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा M1 V1 प्लस क्या M2 V2 अपान M1 प्लस M2। ओके, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो M1 है 10 kg, इसमें वेलोसिटी हुई 14 की, प्लस M2 है आपका 4 और इसकी वेलोसिटी है 0, अपान का क्या हो जाएगा डियर, M1 यानी कि 10 और प्लस M2 यानी कि 4। ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 140 अपान का 14 और ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका इसमें आंसर नंबर सी जो होगा डियर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने क्या किया कि 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने ले रखा है यहाँ पे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ओके डियर, तो चलिए ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो तो डियर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए क्या कह रहा है कि 2 particles ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively on a smooth horizontal surface. Then find the acceleration of center of mass of the system. ओके, तो फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है डियर, बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड हैं। ओके, तो ऐसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमको बस केवल और केवल फार्मूला याद होना चाहिए। और हमें याद है कि भाई ACM इज इक्वल टू क्या होता है, M1 A1 प्लस M2 A2 अपान में क्या होता है डियर, M1 प्लस का M2। तो चलो ठीक है, जैसे ही M1 A1 प्लस M2 A2 अपान का M1 प्लस M2 हुआ। चलिए देखिए M1 कितना है डियर, 2 kg है। A1 कितना है डियर, A1 यहाँ से आप ले लीजिए 1 है, प्लस कितना होगा। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अगर एक इधर को जा रहा होगा डियर तो दूसरा इधर को आ रहा है। और आप सारे लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इस डायरेक्शन में आपने प्लस ले रखा है तो आपको इस डायरेक्शन में डियर आपको माइनस लेना पड़ेगा। ओके, तो प्लस तो हो रहा है ठीक है, लेकिन M2 जो होगा वो M2 आपका 4 होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन आपको -2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा डियर, -2। ओके, अपान में M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 2 और M2 कितना है 4। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2
और माइनस का 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और अपान में 6 हो जाएगा। तो ये हो गया -6/6। ओके डियर, और ये हो गया आपका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें माइनस में तो आपका आंसर आ नहीं रहा है, लेकिन डियर ये माइनस का मतलब होता है केवल डायरेक्शन से। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और कभी भी जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो आप ये याद रखिए कि आप जो है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और बेसिक से हम लोग बिल्कुल अपर लेवल तक चलेंगे। हमारा जो ग्राफ होना चाहिए डियर वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल टाइप का होना चाहिए, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। ओके डियर, कि पहले हम लोग लोअर लेवल के क्वेश्चन लें और फिर धीरे धीरे हायर लेवल के क्वेश्चन लें। ओके, तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका अपना बन चुका होगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 50% तो हमें उसी समय समझ में आ जाता है जब हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग भी पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर MA इज इक्वल टू 2 kg। यानी कि ये जो A है आपका डियर, ये जो A आपका ब्लॉक है, ये A आपका है कितना, ये आपका 2 kg है, और ये आपका B ब्लॉक है, ये है आपका 1 kg। ओके, तो ये वाला आपका 2 kg, A वाला 2 kg, और B वाला डियर आपका है 1 kg। ओके, हाँ, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बोथ ऑफ द ब्लॉक्स, निग्लेक्ट द फ्रिक्शन एवरीवेयर। ओके, तो आपसे कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन आप निग्लेक्ट कर दीजिएगा, सॉरी फ्रिक्शन आप निग्लेक्ट कर दीजिएगा, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन आपको बताना है इन सेंटर ऑफ मास का। तो इतना तो भाई हमें पता हो गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है m1a1 प्लस m2a2 अपान m1 प्लस m2। ये बात हमें बिल्कुल पक्का पता हो गई। अच्छा ठीक है, अगर ये बात हमें पता हो गई तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये अपना क्या है, मान लीजिए कि ये अपनी पुली है, ये मान लीजिए अपनी एक पुली है। चलो ठीक है, ये पुली हमने मान लिया, और यहाँ पे वेट 1 है और यहाँ पे वेट कितना है 2 है। तो ज़रा आप हमें ये बताओ कि इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। इस पर भी नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, लेकिन चूंकि इसका मास ज़्यादा है डियर, इसलिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, बोलो हाँ या ना, पक्का इसी डायरेक्शन में होगा। और आप इतना बात जानते हो डियर कि नीचे ये 2 mg लगा रहा होगा, ये नीचे 1 mg लगा रहा होगा, इस पे ऊपर टेंशन लग रही होगी, इस पर भी ऊपर टेंशन लग रही होगी। तो आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे, और आप ध्यान से हमें ये बताइए कि ए नेट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो डियर तो आप जानते होंगे कि ए नेट होता है क्या, बताइए। आप कहेंगे कि भैया एफ नेट, आप यही तो कहेंगे कि भैया एफ नेट अपान एम नेट, एम नेट यही तो कहते हैं। तो एफ नेट कितना है, एफ नेट 2g नीचे लग रहा है और माइनस 1g ऊपर लग रहा है, और अपान का जो मास है वो कितना है 2 + 1 है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका g, ये हो गया कितना g/3। ओके, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया डियर, ये आया आपका a/g। अच्छा ठीक है, अब a की वैल्यू आई, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि a/g, ये a/g, रुक जाइए यहाँ पे हम पेन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आया आपका a/g डाउनवर्ड, वही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी तो होगा a/g,
ए अपान जी अपवर्ड। अब एक काम करिए, ऊपर वाले को अगर आप प्लस लेते हैं तो नीचे वाले को आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर होता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमको वही काम करना पड़ेगा। तो नीचे वाला 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, अब नीचे आ रहा है तो g/2, ओके, माइनस का 2 नहीं 3, और प्लस ऊपर वाले को 1 इंटू g/3 कर देते हैं प्लस का। अब इसको हम लोग अपान में क्या कर देते हैं, m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा -2g/3 प्लस g/3 अपान 3। कितना हो जाएगा डियर, बोलो जल्दी से। ये हो जाएगा आपका कितना, g माइनस का, अरे भाई 2 और प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, -g/3, 3 जा 9, ओके, 3 जा 9, तो ये आपका बन जाएगा -g/9। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड में होगा, और कितने से होगा, g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चूँकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है इसलिए ये आपको लगाना पड़ेगा क्या, g/9 डाउनवर्ड। ओके डियर, तो ये भी क्वेश्चन आपका अपना बन चुका होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको ट्रिकी इसलिए बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको डायरेक्शन वगैरह का ध्यान देना था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपका अपना हो चुका होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है डियर वो है आपका डी, g/9 डाउनवर्ड साइड। ओके, तो ठीक है डियर, ऐसे ही आप इस सेशन को एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ तो डियर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि बाई व्हाट डिस्टेंस 20 kg मास शुड बी मूव्ड टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। कि सेंटर ऑफ मास को, जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों मिला के एक मान लीजिए एक सिस्टम है। तो अब इन दोनों का कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, बीच में हो या किनारे हो, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा। अब आप, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ऐसा कुछ करना है कि ये 10 kg वाला अगर 2 सेंटीमीटर इधर मूव करता है तो इसको कितना मूव करना होगा जिससे कि इसका सेंटर ऑफ मास मेंटेन रहे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए डियर, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये है डियर आपका सेंटर ऑफ मास जब स्टेशनरी कहा जाए, जब आपसे कहा जाए कि आपका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है तो इसका आप क्या मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है RCM, आप उसको कैसे निकालते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2, ऐसे ही तो कुछ निकालते हैं आप। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका मतलब एक माइन्यूट सा चेंज आप करिए सेंटर ऑफ मास में, तो आप यही तो कहेंगे कि DRCM, यानी कि एक डिफरेंशियल, यानी एक बहुत छोटा सा माइन्यूट चेंज। तो आप यहाँ पर भी बोलिएगा M1 DR1, यानी इस फार्मूले में भी चेंज आ जाएगा ना, और प्लस M2 DR2 अपान में आप फिर से लिखेंगे वही बात, M1 प्लस M2। और अगर मैं आज ये कह रहा हूँ ये जो डिफरेंशियल चेंज आपने किया है ये चेंज हुआ ही नहीं, ये चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि 0 है। तो अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिला ही नहीं, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि M1 DR1 प्लस M2 DR2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाएगा M1 X1 प्लस, या M1 R1 कह लीजिए, या M1 X1 कह लीजिए, M1 X1
प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिएगा एक स्पेशल सिचुएशन है, ये एक स्पेशल सिचुएशन है कब की, ये एक स्पेशल सिचुएशन है डियर कब की, जब हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो, जब अपना सेंटर ऑफ मास क्या हो, स्टेशनरी हो, जब आपका ये सेंटर ऑफ मास क्या हो, स्टेशनरी हो। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन है उससे आपको कैसे डील करना है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि बाई व्हाट डिस्टेंस 20 kg मास शुड बी मूव टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। ओके, चलिए अब हमको तो फार्मूला पता हो गया है कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 x1 यानी कि 2 प्लस m2 यानी 20 इंटू माइनस एक्स मान लीजिए इसको, इज इक्वल टू क्या, 0। तो चलिए ठीक है, 20 प्लस माइनस का कितना 20x इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का, रुक जाइए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, हाँ अब बताइए क्या हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। तो लेकिन 1 सेंटीमीटर क्या, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाला ऑप्शन। ओके डियर, तो क्वेश्चन ये कैसा लगा आपको और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको देखिए आपको फार्मूले पे फार्मूला मिलता जा रहा है, आपको फार्मूले पे फार्मूला मिलता जा रहा है। कभी आपको RCM इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 अपान m1 m2, फिर आपको VCM का फार्मूला मिला, आपको ACM का फार्मूला मिला, और फाइनली आपको एक ऐसा फार्मूला मिला जब आपका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो गया डियर, क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर, चलिए। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है डियर, और आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे हों तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन केवल बड़ा देखने में है, बाकी इस क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं। ओके, ध्यान से अगर आप पढ़ें तो आपको, और हाँ देखिए खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 2004 का क्वेश्चन भी है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक स्पेशल फीलिंग आएगी। चलिए, consider the system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the center of mass of particle, है ना, of particles through a distance d, by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the mass center of mass of particles at the original position। ओके, तो क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मान लीजिए आपका एक पार्टिकल है जो है m1 और ये d डिस्टेंस इसको पुश किया गया। ओके, अब इधर आपका है पार्टिकल m2 और इसको मान लो कि x डिस्टेंस मूव कर दिया जाएगा। तो अब देखिए आप एक तरफ की डिस्टेंस को पॉजिटिव ले लीजिए और दूसरी तरफ की डिस्टेंस को नेगेटिव। ओके, अब आप लगा दीजिए वही सेंटर ऑफ मास की स्टेशनरी वाला फार्मूला, कौन सा, m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो चलिए ठीक है, ये हो जाएगा m1 d प्लस, लेकिन प्लस क्यों, यहाँ पे आप माइनस लगाइएगा, यहाँ पे आप माइनस लगाइए, माइनस m2 x इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है x की वैल्यू। तो चलिए ठीक है, m2x माइनस m2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m1d, बोलो हाँ है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1d
अपान m2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा m1 अपान m2 इंटू डी। क्या ऐसा कोई आंसर है आपके पास? यस, बिल्कुल, ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं जब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है। ओके डियर, तो ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके चलो, तो डियर एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को अब हमें सीखना है और वो टॉपिक है आपका फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। ओके, तो जब फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास की बात करी जाती है डियर, तो अब देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है। ओके, अब इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, तो ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। अब जितने भी पार्टिकल्स इसमें होंगे वो सारे के सारे, अगर पार्टिकल्स को आप इंडिविजुअल पार्टिकल माने और आप ये बात जानते हैं कि ACM का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है डियर m1a1 प्लस m2a2 प्लस ऐसे ऐसे करके आपका कहाँ तक चला जाता है mn और an, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है m1 प्लस m2 प्लस करके कहाँ तक mn तक। पहले आप ये बताइए हमें कि क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सपोज करिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, सपोज करिए 1 मिनट के लिए केवल बस। अब इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन होगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन दिस एक्सेलरेशन इज द क्यूमुलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ओके, जैसे ये पार्टिकल ये है, तो इन सब का जो एक्सेलरेशन आता है उसका क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंटेटिव होता है ये आपका सेंटर का एक्सेलरेशन। अगर आप इस सारे की सारे नीचे वाले टर्म को इधर भेज दें तो आप क्या पाएंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ठीक है, इन सब को अगर आप ACM से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखिए आपको इधर क्या मिल रहा है, m1a1 प्लस m2a2, ऐसे ऐसे तो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे m1a1 m2a2 m3a3 ये सारे के सारे इंडिविजुअल क्या हैं, ये फोर्सेस हैं। आप देखिए ना, ये क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा अगर आप मास कैपिटल M मान लें तो MACM हो गया। ये MACM का मतलब क्या हो गया कि वही F नेट जो आपका इस बॉडी पर लग रहा है, यानी कि अगर आप इसको m1a1 को m2a2 को इन सब को आप ये कंसीडर करें कि ये क्या है, F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये आपका F4 है, ऐसे ऐसे आपका Fn हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया F नेट। ओके, तो यहाँ से आपका F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 करके ऐसे ऐसे Fn हो गया। ओके, तो ये आपका बन जाता है डियर, ये आपका बन जाता है F नेट का फार्मूला, वो भी किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो सेंटर ऑफ मास वाली बात है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ, कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने जहन में रखना है। वो बात ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम है, अगर इस पे F एक्सटर्नल अगर इस पर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे F1 भी 0 होगा। ओके, यहाँ पे F1 भी 0 होगा और आपका F2 भी 0 होगा। ओके, आपका F3 भी 0 होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि ए सी एम जो होगा वो भी आपका 0 होगा। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ये बात आप याद रखिए कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अब हमें अपने अपकमिंग क्वेश्चंस में यूज़ करना है, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे होंगे। ओके डियर, तो चलिए हम लोग अब लेते हैं कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस। ओके ओके, हाँ डियर, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है डियर। तो इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैव अ जीरो रिजल्टेंट द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मस्ट नॉट मूव, मस्ट नॉट एक्सेलरेट, मे मूव, मे एक्सेलरेट। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पार्टिकल है। ओके, अब ये जो पार्टिकल है इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि एफ एक्सटर्नल जो है डियर वो आपका 0 है। तो अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल आपका 0 होगा तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन तो कतई प्रोड्यूस होगा नहीं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होने का दो मतलब होता है। एक तो मतलब ये होता है कि बॉडी आपकी जो है डियर वो आपकी बॉडी रेस्ट पे है, और दूसरा ये भी तो होता है एक्सेलरेशन अगर नहीं हो रहा है इसका है ना, इसका मतलब ये भी तो होता है कि जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। ये भी तो बात हो सकती है कि बॉडी आपकी जो हो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि देखिए मे एक्सेलरेट, ये तो बिल्कुल गलत है, और मस्ट नॉट एक्सेलरेट यानी कि पक्का गति नहीं कर एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो ये चीज़ तो सही है, ये बिल्कुल सही है। मस्ट नॉट मूव ये बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि भाई मस्ट नॉट मूव कैसे कह सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर मोशन हो तब भी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि मे मूव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों सही हो जाएगा डियर। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा आप अपनी रीजनिंग पावर भी अच्छी रखें, जिससे कि इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आपको पजल ना कर पाए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल सीखे होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो, हाँ, तो डियर ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। A horizontal force F is applied at a height h from the lowest point. For the maximum acceleration of center of mass, which is correct? Okay, h is equal to r, h is equal to 2r, h is equal to 0, no relation between h and r। देखिए इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। इसका मेन मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कि स्फीयर है। ओके, ये जो आपका स्फीयर है डियर, ये आपका स्फीयर है, थोड़ा सा अच्छे से बना दें, हालांकि ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस पे इसका जो एक्सेलरेशन हो सेंटर ऑफ मास का वो मैक्सिमम हो, उसके लिए हम फोर्स कहाँ पे लगाएं। अब यहाँ से यहाँ तक ये एच है। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एच है जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो आप इतना जानिए कि जो ए सी एम होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है डियर, वो एफ नेट अपान एम नेट होता है। ये बात आप जानते हैं। इसमें कहीं से ये नहीं है कि ये फोर्स कहाँ लगाया जाए, तो द फोर्स शुड बी ऑन द बॉडी, बस इतनी बात आप जान लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि नो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है कि आप कहाँ पे लगाएंगे।
ठीक है ना। यानी कि ये जो फोर्स है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि आप यहाँ पे लगा रहे हैं या यहाँ पे या यहाँ पे। ओके डियर, तो इसमें सीधे से होगा नो रिलेशन। ओके, तो ठीक है, ये भी एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो डियर, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ कर आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए अपना बेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। देखिए, टू पार्टिकल्स which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass of the system will v. ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पे दो पार्टिकल होते हैं और दोनों पार्टिकल का जो ये दोनों रेस्ट पे होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जब किसी भी बॉडी पर एफ एक्सटर्नल 0 हो तो ये बताइए कि उसके ACM की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी डियर, 0 होगी। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल कांस्टेंट। अब अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब v जो इनिशियल था वही v फाइनल भी होगा, वही v फाइनल होगा। ओके, अब v इनिशियल अगर v फाइनल के बराबर है तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या है, इनिशियली तो वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली 0 था तो फाइनली भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। क्यों, अब इसमें ये बात सोचने और समझने वाली है कि सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर ऑफ मास अगर आपका स्टेशनरी है तो फाइनली भी वो स्टेशनरी ही रहेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास नहीं लग रहा है। ओके सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन है ना, उसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर किए हुए है। ओके हाँ, तो मेरे ख्याल से डियर आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ तो डियर, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से पढ़िए डियर और कोशिश करिए कि आप आंसर हमें आप दीजिए। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप पहले बहुत ही केयरफुल्ली इसको रीड आउट करिए और देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा कि 2 spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are related in free space with initial separation between their centers equal to 12r. Okay, if they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is. ओके वैसे collision का मतलब क्या होता है, collision का मतलब whenever the center meets to center। ओके यानी सेंटर ऑफ मास जो होता है अगर वो सेंटर ऑफ मास से मिले। सबसे पहले आप इसको ड्रा करिए इस सिचुएशन को
देखिए ये एक मास है और ये इसकी रेडियस r है, ओके। और इसी प्लेन पे एक दूसरा ये मान लीजिए ये आपका 2m है। कितना है? ये m है और 5m है, ओके। ये आपका m है और ये आपका 5m है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। और ये आपका डियर है 2r। इनके बीच की जो डिस्टेंस है डियर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 12r, सेंटर टू सेंटर, ओके। अब ये कह रहे हैं कि इनिशियली सेपरेट बिटवीन देयर सेंटर ऑफ इक्वल टू 12r इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी लगा सकते हो। क्यों? इसलिए डियर क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ACM क्या होगा, 0। यानी ACM अगर 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा। इसका मतलब हम इसमें M1x1 प्लस M2x2 इजिकल टू 0 ये लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए जब ये दोनों आके मिल गए, जब ये दोनों आके मिल गए तो इनके बीच में कितना सेपरेशन है ये बताइए। इनके बीच में 3r का सेपरेशन है। तो अगर हम ये कहें कि M1 वाला, यानी M1 का मतलब M, अगर x चला है तो उसका जो दूसरा वाला है वो दूसरी डायरेक्शन में 5m वाला कितना चला होगा बताइए। 5m वाला आपका चला होगा डियर 9r माइनस x। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई r इधर से और 2r इधर से, 3r तो ये जब दोनों मिलेंगे तो 3r तो डिस्टेंस इनके बीच की ही रहेगी। इसका मतलब 9r इनके बीच का डिस्टेंस कवर हुआ है। उसमें से अगर x ये चल गया है तो ये 9r माइनस x चल गया है। अब इन दोनों को आप 0 कर दीजिए तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से आप यम को तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 45r और प्लस का 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू 45r, एम आई राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हो डियर x इज इक्वल टू 45r अपान का 6, यानी 3 2 जा और 3 1 3 5, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7.5r, 7.5r आ जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल डियर, आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल मेंटेन रहे डियर, इस चीज़ का भी हमें पूरा ख्याल रखना है। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के लेक्चर को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा आपको। ये लेक्चर कैसा लगा डियर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जिससे कि हम लोग नीट की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन अंजाम दे पाएँ, स्पेशली फिजिक्स में। ओके डियर, तो चलिए आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।